हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से एसएसटी का सेट नंबर 4 यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, आज हमारा क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान का पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का कलेक्शन है। ये आपका सेट नंबर 4 है। हम लोग इस सेट के माध्यम से यहाँ पर 40 एमसीक्यू यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज हम लोग 40 में 40 यहाँ पे करेक्ट करेंगे। और सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे, सारे आंसर आपको खुद ही लगानी है। अगर आपको लगता है कि उसका आंसर नहीं आता है तो आप इस आंसर से रेफरेंस ले सकते हैं, वरना प्रैक्टिस आपको खुद करना है, ताकि बोर्ड एग्जामिनेशन की जो तैयारी है आपका बिल्कुल परफेक्ट हो सकेगा। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो हमारा सवाल आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अर्नस्ट रेनन कौन थे। पहला सवाल पूछा गया हमसे कि अर्नस्ट रेनन कौन थे। तो अर्नस्ट रेनन कौन थे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, तो ये एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे, यानी कि फिलोसफर। ठीक है, फ्रांस के फिलोसफर थे, यानी कि दार्शनिक थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है कि जब फ्रांस छिपता है। ये तो इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट किया गया है। ये बोर्ड एग्जामिनेशन में आपका कोई भी स्टेट बोर्ड है, ठीक है, आपका कोई भी स्टेट बोर्ड है, बहुत ज्यादा उसमें ये फेमस है। ठीक है, और बहुत ज्यादा ये प्रसिद्धि के साथ इस सवाल को बार बार रिपीट किया जाता है और पूछ दिया जाता है। तो ये ड्यूक मेटरनिक का ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कथन है, किसका है, ड्यूक मेटरनिक का है। ठीक है, कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप का सर्दी जुकाम हो जाती है। ठीक है, तो वो जो, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि जो फ्रांस जो है पूरे यूरोप में शक्तिशाली देश अपने आप को मानता है। इसका मीनिंग क्या है कि पूरे यूरोप में शक्तिशाली राष्ट्र है। इसीलिए कहा गया है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को क्या हो जाती है, सर्दी एवं जुकाम हो जाती है, यानी बाकी पूरा जो यूरोप है डर जाता है। किससे, ड्यूक मेटरनिक से। तो ये ड्यूक मेटरनिक का कथन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है कि राष्ट्र की पहली व्यक्ति, ठीक है, राष्ट्र की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई। ठीक है, राष्ट्रवाद की, राष्ट्रवाद यानी कि नेशनलिज्म। ठीक है, राष्ट्रवाद यानी कि नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म की जो पहली अभिव्यक्ति है वो किस क्रांति के साथ है ना, तो बोलेंगे फ्रांस की क्रांति 1789। ठीक है, फ्रांस की क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ राष्ट्रवाद की जो शुरुआत है वो फ्रांस की क्रांति यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ ही मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि दुनिया में पहली भूमिगत रेल का निर्माण कहाँ हुआ। ठीक है, अंडरग्राउंड रेलवे, भूमिगत रेल, भूमिगत रेल यानी कि अंडरग्राउंड रेलवे दुनिया में पहली है ना, दुनिया में पहली भूमिगत रेल, पहली भूमिगत रेल का निर्माण कहाँ हुआ, तो बोलेंगे लंदन शहर में हुआ। ठीक है, लंदन शहर में हुआ। नेक्स्ट हमारे पास है यंग इटली और यंग यूरोप। ये क्या है, तो ये हमारे पास भूमिगत यानी कि सीक्रेट है ना, सीक्रेट रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन है, सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन, यंग इटली और यंग यूरोप। ठीक है, ये दोनों का स्थापना किसने किया था, तो ज्यूसेppe मैज़नी ने किया था। ठीक है, ज्यूसेppe मैज़नी ने किया था। ठीक है, यंग इटली और यंग यूरोप। ठीक है, यंग इटली और यंग यूरोप दोनों की स्थापना किसने किया था, तो बोलेंगे ज्यूसेppe मैज़नी। तो ये भूमिगत यानी कि गुप्त संगठन थे। कैसे संगठन थे, गुप्त संगठन यानी कि सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन थे। ठीक है, चलिए 5 प्रश्न हमारे फिनिश हो गए। चलिए हम लोग छठे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर। तो छठा प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है, छठा प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने, ठीक है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, NCM, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन का, ठीक है, किसका, असहयोग आंदोलन का वापस लेने का फैसला कब किया था, तो फरवरी 1922 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फरवरी 1922 में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, तो 7 नंबर में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ FICCI, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो बोलेंगे 1927 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1927 में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, खिलाफत आंदोलन। ठीक है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, तो डायरेक्ट आंसर हमको पता होना चाहिए, मोहम्मद अली और शौकत अली, मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है, ये दोनों ब्रदर थे, दोनों भाई थे, आप अपना भाई थे। तो खिलाफत आंदोलन के नेता यही दोनों थे, शौकत अली और मोहम्मद अली। ठीक है, और इसके साथ साथ एक बात मैं आपको और बता दे रहा हूं, खान अब्दुल गफर खान, ठीक है, ये कहाँ के रहने वाले हैं, पाकिस्तान के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे,
पाकिस्तान। हालांकि जिस वक्त की बात हुई है उस समय पाकिस्तान हिंदुस्तान साथ में था, यानी कि भारत था, ब्रिटिश इंडिया था, ठीक है ना। तो ब्रिटिश इंडिया में अब्दुल गफार खान एक ऐसे व्यक्ति है जिनको भारत सरकार ने, है ना, जिनको भारत सरकार ने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड यानी कि भारत रत्न भी दिया है। आपको ये बात यहाँ पे ध्यान रहना चाहिए, भारत रत्न, ठीक है, भारत रत्न। दो भारतीय, मतलब सॉरी, दो भारतीय नहीं, दो ऐसे लोग जो भारतीय नहीं हैं, दो ऐसे लोग जो भारतीय नहीं है, भारत से बाहर देश के रहने वाले हैं, ठीक है, लेकिन इनको क्या मिला हुआ है, तो हम कह सकते हैं इनको मिला हुआ है भारत रत्न, जिसमें एक हमारे आते हैं नेल्सन मंडेला। एक कौन होते हैं? नेल्सन मंडेला। और दूसरे कौन है? तो बोलेंगे खान अब्दुल गफार खान। इनको भारत सरकार के द्वारा दिया गया है भारत रत्न, ठीक है। तो हमसे पूछेगा तो ये भी हम लोग आंसर दे सकते हैं। हमसे पूछा गया है कि खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, तो बोलेंगे मोहम्मद अली एवं शौकत अली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया है कि नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य है, ठीक है, किस संधि का उद्देश्य है, तो बोलेंगे वियना की संधि, ठीक है, वियना की संधि यानी ट्रीटी ऑफ वियना। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ट्रीटी ऑफ वियना। यानी ये जो है वियना की संधि का उद्देश्य है, वियना की संधि का उद्देश्य है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा गया है कि बताइए कि विश्वव्यापी, है ना, विश्वव्यापी यानी पूरे दुनिया में ग्लोबल लेवल पे जो इकोनॉमिक क्राइसिस थी, यानी कि आर्थिक मंदी थी, ठीक है, आर्थिक मंदी, उसकी शुरुआत कब हुई थी, तो बोलेंगे 1929 में हुई थी। उसकी शुरुआत कब हुई थी? 1929 में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे 11 नंबर। तो 11 नंबर क्या होता है? निम्न में से किसी देश में एकात्मक शासन, एकात्मक का मतलब क्या होता है? यूनिटरी, एकात्मक मतलब होता है यूनिटरी, ठीक है, यूनिटरी गवर्नमेंट, ठीक है। तो एकात्मक सरकार जो है निम्नलिखित में से कहां पर है, तो बोलेंगे श्रीलंका में। हमारा क्या हो जाएगा? श्रीलंका। भारत जैसे देश में यूनिटरी तो चलेगा नहीं, यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट है ना। तो हम लोग का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि श्रीलंका। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से, है ना, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, मतलब सही तरीका से कौन सुमेलित किया गया है, ठीक है। तो संघ सूची बोला, संघ सूची में पुलिस, कृषि, व्यापार, बिल्कुल गलत हो गया। पुलिस कभी भी संघ सूची का हिस्सा नहीं है, ये राज्य सूची का हिस्सा। इतना ही देकर काट दिए हम लोग। राज्य सूची का हिस्सा बैंकिंग, संचार, टेलीकॉम, ये सारे के सारे, रेलवे, ये सब राज्य सूची में आ ही नहीं सकता, तो ये बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है। बोला है समवर्ती सूची। समवर्ती का मतलब क्या होता है? जो दोनों के साथ साथ होगा, ठीक है, राज्य सूची और केंद्र सूची दोनों के लिए है। तो सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। सी नंबर क्या है? बिल्कुल सही जवाब हो गया, ठीक है। चलिए 12 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? सी। 13 नंबर अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन, ठीक है, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन 54 से 68, 1954 से 68, 54 से 68, ठीक है, किसके द्वारा चलाया गया था, ठीक है, किसके द्वारा चलाया गया था? अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो बोलेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? मार्टिन लूथर किंग। डी नंबर करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट अश्वेत, अश्वेत यानी कि ब्लैक लोग का बात किया जा रहा है, ठीक है। श्वेत अगर बोलेगा तो व्हाइट पीपुल, अश्वेत बोलेगा तो ब्लैक पीपुल, ठीक है। तो अश्वेत शक्ति आंदोलन, ठीक है, अश्वेत शक्ति आंदोलन कब हुआ? अश्वेत शक्ति आंदोलन कब हुआ? तो 1966 से 75 में, 1966 से 75 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सा तर्क, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है? लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे लोकतंत्र में लोग स्वतंत्रता और समानता के साथ अनुभव करते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये लोकतंत्र के पक्ष में है। लोकतंत्र में दूसरे की तुलना में विवादों को बेहतर ढंग से किया जाता है, विवाद का, है ना, विवाद की तुलना या विवादों को बेहतर ढंग से किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। लोकतंत्र में लोगों के प्रति अधिक जिम्मेवारी होती है, बिल्कुल सही बात है। यानी कि एबीसी क्या है? लोकतंत्र के पक्ष में है। एबीसी क्या है? लोकतंत्र के पक्ष में है। तो हमसे क्या पूछा गया है कि जो लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी,
ये लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है। इसमें क्या पूछा गया है कि लोकतांत्रिक देश अन्य देश की तुलना में, ठीक है, लोकतांत्रिक देश अन्य देश की तुलना में अधिक समृद्ध होती है। ये बात बिल्कुल गलत है। अधिक समृद्ध होगा इसकी गारंटी नहीं है। सरकार के कोई भी रूप हो उसमें अधिक समृद्ध होने की गारंटी नहीं होती है। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ये लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया हमसे कि लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में, ठीक है, लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में और सशक्त बनाने में कौन सा अधिनियम यानी कौन सा एक्ट श्रेष्ठतम माना गया है? तो बोलेंगे सूचना का अधिकार। क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर ए सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन। सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन कब लागू किया? सन 2005 में। कब लागू हुआ? सन 2005 में। सूचना का अधिकार यानी राइट टू इंफॉर्मेशन। तो 16 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग 17वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि इस समय, ठीक है, पूछा गया है कि इस समय निम्न में से, ठीक है, इस समय निम्न में से किस प्रकार की सरकार बेहतर मानी जाती है? तो सीधा सीधा बोलेंगे लोकतंत्र, यानी कि डेमोक्रेसी को बेहतर माना जाता है। डेमोक्रेसी इज कंसीडर एज द बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी लोकतंत्र को जो है बाकी दूसरे सरकार की तुलना में बेहतर मानी जाती है। तो 17 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि उन समूहों को क्या कहते हैं जो सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं? तो उन समूह को बोलते हैं हम लोग दबाव समूह। इंग्लिश में इसी को बोला जाता है प्रेशर ग्रुप। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? तो बोलेंगे प्रेशर ग्रुप। परिभाषा है वैसे समूह जो सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? दबाव समूह यानी कि प्रेशर ग्रुप। दबाव समूह यानी कि प्रेशर ग्रुप। ये बात समझ में आई? ठीक है, चलिए ये हमारा 18 है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 नंबर क्वेश्चन क्या हमारे पास है? पूछा गया है कि 19 में हमसे क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में, ठीक है, कौन सा विचार सही है? ठीक है, कौन सा विचार सही है? लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने सफलतापूर्वक कौन सा विचार सही हमसे पूछा गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आंसर देंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने सफलतापूर्वक लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया। बिल्कुल सही, पहला ही ऑप्शन हमारा सही निकल गया। ठीक है, कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने सफलतापूर्वक लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया है। बी नंबर भी देख लेते हैं। लोगों के बीच आर्थिक असमानताओं को समाप्त कर दिया। बिल्कुल गलत है। आर्थिक रूप से आज भी लोग असमान हैं। सारे लोग अमीर या सारे लोग गरीब नहीं हो सकते, मतलब ये बिल्कुल गलत है। राजनीतिक गैर बराबरी के विचार को समाप्त कर दिया, ये भी बिल्कुल गलत है। यहाँ पर पॉलिटिकल तरीका से भी सारे लोग अभी भी इक्वल नहीं हो पाए हैं। हाशिए के समूह से कैसा व्यवहार हो इसके बारे में मतभेद मिटाए, बिल्कुल गलत बात है। यानी वैसे लोग जो गरीब है, वल्नरेबल है, गरीबों से गरीब है, उनके साथ आज भी मतभेद की स्थिति है, भेदभाव की स्थिति है, मतलब ये भी आपका गलत है। तो 19 नंबर का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कि भारत में, ठीक है, भारत में कितने राज्य, इतना सा छोटा सवाल पूछ दिया आपसे। ठीक है, भारत में कितने राज्य हैं? सबको पता है 28 राज्य हैं। पहले 29 राज्य थे, अब 28 राज्य हो गया। जम्मू एवं कश्मीर अब राज्य की श्रेणी में नहीं आता। तो कुल राज्य की संख्या हमारे भारत में भी कितनी है? 28। जबकि यूनियन टेरिटरी है ना, यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, इनकी संख्या कितनी है? 8। तो 20 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत की उत्तरी मैदान। भारत की उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बनी हुई है? तो बोलेंगे जलोढ़ मृदा से बनी हुई है। ठीक है, किस मृदा से बनी हुई है? तो बोलेंगे जलोढ़ मृदा से बनी हुई है। 22 नंबर हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि भारतीय वन संरक्षण अधिनियम, ठीक है, वन संरक्षण यानी फॉरेस्ट कंजर्वेशन का जो कानून है वो किस वर्ष पारित किया गया था? ठीक है, तो बोलेंगे हम लोग क्या? 1972 में पारित किया गया। साथ ही साथ आपको यहाँ बता देता हूँ प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर यानी कि बाघ परियोजना। तो बाघ परियोजना अगर पूछेगा तो बोलेंगे 1973। बाघ परियोजना का शुरुआत कब किया गया था? तो बोलेंगे 1973, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था, यानी कि
बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, और जब पूछेगा कि भारतीय वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ तो बोलेंगे 1972। साथ ही साथ दोनों थे, इसीलिए मैंने एक ही साथ बता दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, हिमालयन यव, ठीक है, हिमालयन यव जिससे टैक्सोल नामक पदार्थ निकलता है। ठीक है, जिससे टैक्सोल नामक पदार्थ निकलता है। तो पूछा गया ये क्या है, किसके लिए होता है। ठीक है, जिससे टैक्सोल नामक पदार्थ निकलता है, किससे संबंधित है तो बोलेंगे कैंसर के उपचार के लिए। ठीक है, ये जो होते हैं कैंसर के उपचार के लिए सही मानी जाती है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, कैंसर। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24। बहुउद्देशीय, ठीक है, बहुउद्देशीय नदी घाटी, यानी यहाँ पर मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट, ठीक है, रिवर वैली प्रोजेक्ट, इसको आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा। ठीक है, आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा, जो हमारे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री। ठीक है, हमारे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, कौन थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे तो क्या बोलेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे हमारे स्वतंत्र। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आगे हम लोग यहां बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25। पूछा गया है कि कौन सा तर्क है जो बहुउद्देशीय बांध के तर्क में नहीं है। ठीक है, कौन सा उसके तर्क में नहीं है तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये जल के कमी वाले क्षेत्र में जल लाती है, बिल्कुल सही बात है। ये बाढ़ का नियंत्रण करती है, बिल्कुल सही बात है। इससे भारी संख्या में विस्थापन होता है, ये गड़बड़ हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया गड़बड़। ये जल विद्युत उत्पादन में सहायक, ये भी सही बात है। ठीक है, तो हमसे बोला है जो सही नहीं है, जो तर्क सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी ये तर्क हमारा सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। इसमें पूछा गया है कि झूम किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है। ठीक है, जो झूम है, झूम कृषि, ठीक है, झूम कृषि, इसको हम लोग स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं। क्या बोलेंगे, स्लैश एंड बर्न, स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं। तो बोला है कि झूम किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है तो बोलेंगे जीवन निर्वाह कृषि है। ये किस प्रकार का कृषि है तो बोलेंगे जीवन निर्वाह कृषि, जीवन निर्वाह कृषि। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 27। पूछा गया है कि एचवीजे पाइप की जो लंबाई है, कुल लंबाई कितनी है तो करेंगे 1700 किलोमीटर। इस पाइप की लंबाई कितनी है तो बोलेंगे 1700 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि निम्न में से किस उद्योग को, ठीक है, निम्न में से किस उद्योग को बेसिक उद्योग यानी कि आधारभूत, इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि आधारभूत उद्योग कहा जाता है तो बोलेंगे लोहे का। हमारा क्या हो जाएगा, लो आयरन स्टील इंडस्ट्री। आयरन स्टील इंडस्ट्री को आधारभूत उद्योग कहा जाता है, यानी कि 28 नंबर का बिल्कुल हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लौ इस्पात, लौ इस्पात यानी कि आयरन स्टील इंडस्ट्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में हमसे क्या पूछा गया है, पूछा गया है यहाँ पर सीमा सड़क संगठन। ठीक है, सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ। बीआरओ को हम लोग क्या बोलते हैं तो बोलेंगे बॉर्डर रोड। जिनको फुल फॉर्म नहीं पता होगा अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो बोलेंगे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बीआरओ। सीमा सड़क संगठन, इसकी स्थापना कब हुई तो इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। इसकी स्थापना कब हुई थी 1960 में। तो करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है सवाल नंबर 31। पूछा गया है कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया, क्या हो जाएगा, प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन की क्षेत्र, प्राकृतिक प्रक्रिया से तो क्या कहलाएगा, प्राथमिक। जो प्राकृति से उपलब्ध होगा वो क्या कहलाएगा, प्राथमिक यानी कि एग्रीकल्चर। ठीक है, प्राथमिक लोग क्या बोलेंगे, एग्रीकल्चर कहते हैं। ठीक है, तो 31 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट हमारे पास है 32। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 32। तो 32 में हमसे पूछा गया, ठीक है, 32 में हमसे पूछा गया है कि कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार, ठीक है, सबसे बड़ा रोजगार, कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़ा रोजगार देता है तो बोलेंगे तृतीयक क्षेत्र। फिलहाल हमारे पास 32 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा,
बी, यानी जो सर्विस सेक्टर है आज ज्यादातर लोग कहाँ पे काम करना पसंद करते हैं, तृतीयक क्षेत्रक में, यानी कि टर्सरी सेक्टर में, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो रोजगार का उत्पादक है ना, मतलब इंप्लॉयमेंट को जनरेट करता है, वो क्या है, तृतीयक क्षेत्रक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33, इसमें बोला गया है कि हमारे देश में 4 परिवार हैं और इनकी प्रति व्यक्ति आय कितनी है, 5,000 रुपए। अगर 3 परिवार का इनकम दिया गया है तो चौथे का निकाली, बहुत आसान है। पहले परिवार का कितना दिया है, 4,000, ठीक है। दूसरे परिवार का कितना दिया है, 7,000, ठीक है। और तीसरे परिवार का कितना दिया है, 3,000। और चौथे परिवार का नहीं दिया है तो क्या मानेंगे, x मानेंगे। और चारों को जोड़ के 4 से डिवाइड करेंगे, ऐसे ना औसत निकलेगा। तो औसत कितना दिया हमारा, 5,000। औसत कितना दिया है, 5,000, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है निकालने का। औसत निकालने का फॉर्मूला है, जितने दिए गए हैं सबको जोड़ दीजिए और टोटल से डिवाइड कर दीजिए। 4 परिवार हैं तो एक परिवार का कितना हो गया, 4,000, दूसरे परिवार का 7,000, तीसरे परिवार का 3,000 और चौथे परिवार का नहीं दिया है तो x मान लेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे। आपका इक्वेशन बन गया। क्लास 10 में है तो इतना बेसिक मैथ सबको आता है, तो यहां से आपको x का वैल्यू निकल जाएगा। आप देखेंगे 4 डिवाइड में गुना करेगा तो 4 गुना 5 कितना, 20,000, ठीक है। तो 20,000 में हमको कितना घटा देना है, तो 14,000 घटा देना है, ठीक है। ये आपका 14,000 को माइनस कर देना है तो क्या हो जाएगा, 6,000। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 6,000। तो चौथे परिवार का जो आय हो कितना निकल जाएगा, तो बोलेंगे 6,000, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर मनरेगा, महात्मा गांधी, इसको हम लोग बोलते हैं मनरेगा, AMN, ठीक है, या AMG नरेगा, AMG महात्मा गांधी, AMG नरेगा, NREGA, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है, गारंटी एक्ट। फुल फॉर्म क्या होता है एमजी नरेगा का, तो बोलेंगे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। और हिंदी में हम लोग इसको क्या बोलेंगे, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ये कब पारित किया गया, 2005 में। इस पारित कब किया गया, तो बोलेंगे 2005 में पारित किया गया था, ठीक है। तो बोला है इसमें कितने दिन का रोजगार देता है, तो बोलेंगे 100 दिन का रोजगार देता है। कितने दिन का रोजगार देता है, बोलेंगे 100 दिनों का रोजगार की गारंटी देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे हम लोग 35। इसमें पूछा गया है कि ऋण की शर्तों में, ठीक है, ऋण की जो शर्त होती है, जो कंडीशन होती है, उसमें कौन कौन शामिल है, ठीक है। जो ऋण की शर्त है उसमें कौन कौन शामिल है, तो ब्याज दर भी शामिल होता है, ऋण आधार भी शामिल होता है और ऋण की राशि भी। ब्याज दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी। ऋण आधार यानी जब आप कर्ज लेते हो तो कर्ज लेने के लिए आपके पास क्या क्या मतलब वहां पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब लगते हैं, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स, ये ऋण आधार कहलाती है। ऋण की राशि, आप कितने रुपए तक की लोन लेना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी जो बातें हैं ये सब ऋण लेने की शर्तें हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे वैश्वीकरण ने, ठीक है, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर को, ठीक है, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है, सहायता पहुंचाई है। किनको, तो बोलेंगे सभी लोगों को। वैश्वीकरण का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है, तो बोलेंगे ग्लोबलाइजेशन। यानी ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया है, वैश्वीकरण ने क्या किया है, तो किनके जीवन स्तर में सुधार लाने का प्रयास किया है, तो बोलेंगे सभी लोगों को। किनको, तो बोलेंगे सभी लोगों को। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोगों को, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 37। पूछा गया है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस यानी नेशनल कंज्यूमर डे, ठीक है, नेशनल कंज्यूमर डे, उपभोक्ता को हम लोग क्या बोलेंगे, कंज्यूमर बोलते हैं, ठीक है, कंज्यूमर। कंज्यूमर और कस्टमर में थोड़ा अंतर होता है। जो सामान खरीदता है उसे कस्टमर कहते हैं और जो सामान का उपभोग करता है, सामान का इस्तेमाल करता है, उसे हम लोग कंज्यूमर कहते हैं, यानी कि उपभोक्ता। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो बोलेंगे प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को। अगले महीना आएगा, आज नवंबर है, ठीक है, अभी नवंबर महीना चल रहा है, तो अगले महीना दिसंबर में 24 तारीख को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे यहाँ पे 38। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक, सार्वजनिक यानी कि पब्लिक और निजी यानी कि प्राइवेट, सार्वजनिक क्षेत्रक यानी कि पब्लिक सेक्टर और निजी क्षेत्रक यानी कि प्राइवेट सेक्टर, ये किस आधार पे विभाजित होते हैं, तो बोलेंगे उद्यम के स्वामित्व के आधार पे, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप।
ऑनरशिप के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, यानी मालिकाना हक के आधार पर, ठीक है, मालिकाना हक के आधार पर, ठीक है, इनको बांटा जाता है सार्वजनिक एवं प्राइवेट यानी कि निजी क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में, ठीक है। चलिए, तो इस तरीका से हम लोग यहाँ पर आंसर यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। कितना, तो करीब हमारे पास जो आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है वो आपका 38, ठीक है। कितने सवाल हम लोग कंप्लीट कर लिया है, तो हम लोगों ने 38 सवाल का जवाब कंप्लीट कर लिया है। चलिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सवाल नंबर 39, ठीक है, सवाल नंबर 39 39। इसमें क्या पूछा गया है कि आभूषण की गुणवत्ता यानी जो क्वालिटी होती है ऑर्नामेंट्स का, है ना, तो उसके लिए कौन सा हॉलमार्क का उपयोग किया जाता है, ठीक है, कौन से हॉलमार्क का उपयोग किया जाता है, तो बोलेंगे एग मार्क। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास 39 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा, एग मार्क, ठीक है, 39 नंबर कंप्लीट होता है। लास्ट सवाल हम लोग देखते हैं यहाँ पर 40 में पूछा गया है कि वैसी कंपनियां, ठीक है, वैसी कंपनियां जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण करती है, वैसी कंपनियां जो एक से अधिक देशों में, एक से अधिक देशों में, ठीक है, अपने व्यापार उत्पादन का नियंत्रण करती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे बहुराष्ट्रीय कंपनियां। ऑप्शन नंबर ए, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी, एमएनसी, एमएनसी, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी, एमएनसी, उसी को हिंदी में क्या बोलेंगे, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यहां पर 40 में 40 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आपका प्रैक्टिस और तैयारी बहुत ही बढ़िया चल रहा होगा, ठीक है। तो बोर्ड एग्जामिनेशन के तैयारी के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहें और आखिर तक इसमें आपको वीडियो मिलते रहेंगे जिससे आप प्रैक्टिस करेंगे। और इस चैनल में आपको यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट का एक एक करके वीडियो मिलेगा और जो वीडियो मिलेगा आपका एमसीक्यू वीडियो भी मिलेगा और आपके पास जो सब्जेक्टिव वीडियो होते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर होती है, उसका भी प्रैक्टिस कराया जाएगा कि किस प्रकार से मॉडल क्वेश्चंस के मॉडल आंसर लिख सकते हैं और प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस भी यहाँ पे करवाया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और वीडियो में अगर आप नए हैं, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल बटन को ऑन करेंगे। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो के साथ। आज वीडियो कहीं पे करते हैं फिनिश। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।